अगर मैं आपसे कहूं कि एक प्राचीन दर्शन है जो आपको जीवन की मुश्किलों से अजेय बना सकता है, एक ऐसी प्रणाली जिसका उपयोग सम्राटों, दासों, जनरलों और उद्यमियों ने 2000 सालों तक अराजकता में भी शांति बनाए रखने के लिए किया। ये कोई जादू नहीं है, यह स्टोइक दर्शन है। और अगले 7 मिनट में आप जानेंगे कि कैसे इसके सरल सिद्धांत दुनिया के प्रति आपके दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदल सकते हैं। आइए हम प्राचीन ग्रीस और रोम चले, लेकिन किसी नीरस इतिहास के व्याख्यान के लिए नहीं। हम मन के लिए व्यावहारिक उपकरण खोजने जा रहे हैं। स्टोइक दर्शन का जन्म एथेंस में हुआ, लेकिन इसे असली प्रसिद्धि रोम में मिली, 3 असाधारण रूप से अलग अलग व्यक्तियों के कारण। सेनेका, क्रूर सम्राट नीरो के सबसे धनी सलाहकार, एपिक्टेटस, एक पूर्व दास जो महानतम शिक्षकों में से एक बने, और मार्कस ऑनरेलियस, दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, रोम के सम्राट। अगर यह उनके लिए उनके पागलपन भरे समय में काम आया, तो निश्चित रूप से हमारे लिए भी काम आएगा। तो स्टोइकिज्म की इस आसान समझ की शुरुआत कहां से करें? उस मुख्य विचार से जो हर चीज की नींव है। और यह शायद स्टोइक दार्शनिकों का सबसे शक्तिशाली और साथ ही सबसे सीधा साधन है। वे इसे नियंत्रण का विभाजन कहते थे। अपनी जिंदगी को 2 घेरों के रूप में कल्पना कीजिए। एक छोटा लेकिन बहुत स्पष्ट घेरा, ये आपके नियंत्रण का घेरा है। इसके अंदर आपकी सोच, आपके निर्णय, आपके फैसले और आपके काम आते हैं। बस इतना ही। यह आपका निजी साम्राज्य है, जहां आप ही एकमात्र शासक हैं। और इसके चारों ओर एक बहुत बड़ा असीमित घेरा है उन चीजों का जो आपके वश में नहीं है। दूसरे लोगों की राय, सड़क पर लगने वाला जाम, मौसम, आपका अतीत और दुनिया भर की घटनाएं। स्टोइक कहते हैं, हमारी सारी चिंता और तकलीफें इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम बाहरी घेरे की चीजों को जबरदस्ती अंदरूनी घेरे में खींचने की कोशिश करते हैं। हम जाम पर गुस्सा होते हैं, मानो हमारा गुस्सा उसे हटा सकता हो। हम आलोचना से परेशान होते हैं, जैसे हमारी परेशानी उस व्यक्ति को अपना विचार बदलने पर मजबूर कर देगी। यह हवा को नियंत्रित करने की कोशिश करने जैसा है। यह बेकार और थका देने वाला है। शांति का राज यह है कि आप अपना पूरा 100% ध्यान और प्रयास केवल अपने छोटे घेरे पर केंद्रित करें। इस पर नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है, बल्कि इस पर कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। यही आपकी एकमात्र और सच्ची शक्ति है। अब आइए देखते हैं कि यह व्यवहार में कैसे काम करता था। हम महान स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑनरेलियस को ले। जरा सोचिए, वे रोम के सम्राट थे, धरती पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। ऐसा लग सकता है कि वे जो कुछ भी चाहते थे उसे नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन उनकी समझ कहीं ज्यादा गहरी थी। उन्हें बखूबी पता था कि वे न तो सीनेट में होने वाले विश्वासघात को नियंत्रित कर सकते थे, न साम्राज्य को तबाह करने वाली महामारी को, और न ही सीमाओं पर बैठे बर्बर हमलावरों को। तो फिर उन्होंने क्या किया? हर रात किसी सैन्य अभियान के दौरान अपनी ठंडी तंबू में बैठकर वे लिखते थे। वे एक निजी डायरी लिखते थे, जिसे आज हम मेडिटेशंस यानी चिंतन के नाम से जानते हैं। यह कोई सार्वजनिक किताब नहीं थी, बल्कि खुद से उनकी बातचीत थी। वे बार बार खुद को याद दिलाते थे, तुम्हारा काम सभी दुश्मनों को हराना या दुनिया बदलना नहीं है। तुम्हारा काम अभी इसी क्षण एक अच्छा इंसान बनना है। जो कुछ भी हो रहा है उस पर साहस, न्याय और बुद्धिमत्ता के साथ प्रतिक्रिया देना है। वे अपना ध्यान हमेशा उन्हीं चीजों पर केंद्रित करते थे जो उनके अपने नियंत्रण में थीं। यदि अपने समय के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति ने दुनिया को नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करने में शक्ति देखी, तो शायद इसमें हमारे लिए भी कुछ सबक है ना? अब सम्राट से थोड़ा हटकर उनके सलाहकार सेनेका पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मार्कस ऑनरेलियस सत्ता के शिखर पर थे, लेकिन सेनेका की स्थिति उनसे कहीं ज्यादा नाजुक थी। वह रोम के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे, एक जाने माने नाटककार और प्रभावशाली राजनेता। लेकिन उनकी एक बड़ी अजीब सी समस्या थी, और उनके बॉस थे सम्राट नीरो। और नीरो, सीधे शब्दों में कहें तो, बिल्कुल भी अच्छे बॉस नहीं थे। कल्पना कीजिए ऐसे अधिकारी की जो बेहद जहरीला
अप्रत्याशित और मनमौजी हो, और उसे 1000 गुना बढ़ा दीजिए। हर दिन सैनिका काम पर जाते थे, यह नहीं जानते हुए कि आज उनकी प्रशंसा होगी या उन्हें मौत के घाट उतारने का आदेश मिलेगा। इस स्थिति में वह क्या नियंत्रित कर सकते थे? नीरो के गुस्से के अचानक दौरों को तो बिल्कुल नहीं, और न ही उसके शक शुबे को। सेनेका केवल एक चीज को नियंत्रित कर सकते थे, खुद को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपनी सलाह को, अपने स्वाभिमान को। उन्होंने सिखाया कि बाहरी घटनाएं, यहां तक कि एक तानाशाह से मौत का खतरा भी, हमारी आंतरिक शक्ति को तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक हम खुद उसे इसकी अनुमति न दें। उनकी जिंदगी आत्मनियंत्रण बनाए रखने का एक असाधारण प्रशिक्षण बन गई थी, और उनके ये सबक आज भी उन सभी के लिए प्रासंगिक हैं जो मुश्किल लोगों या काम के तनाव से जूझ रहे हैं। अब हम सत्ता के शिखर से समाज के सबसे निचले तबके की ओर बढ़ते हैं, ताकि तीसरे महान स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस को जान सकें, और उनकी कहानी शायद सबसे अविश्वसनीय है। एपिक्टेटस एक गुलाम थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, यहां तक कि अपना शरीर भी नहीं। एक किंवदंती के अनुसार एक बार उनके क्रूर मालिक ने गुस्से में उनकी टांग मरोड़नी शुरू कर दी। एपिक्टेटस ने शांत से कहा, जरा संभल कर, आप इसे तोड़ देंगे। मालिक ने जारी रखा और हड्डी टूट गई। एपिक्टेटस ने बस इतना जोड़ा, मैंने कहा था ना। वे चीखे नहीं, रोए नहीं, न ही उन्होंने दया की भीख मांगी। क्यों? क्योंकि वे बहुत पहले ही स्टोइक दर्शन का मुख्य रहस्य समझ चुके थे। उनके शरीर को जंजीरों में जकड़ा जा सकता था, उनकी टांग तोड़ी जा सकती थी, उन्हें बेचा या मारा जा सकता था। ये सब बाहरी दायरे में था, उनके नियंत्रण से परे। लेकिन उनका मन, उनके विवेकपूर्ण निर्णय और उनकी पसंद पूरी तरह स्वतंत्र रहे। उन्होंने यह साबित किया कि कोई व्यक्ति बाहर से भले ही गुलाम हो, लेकिन भीतर से राजा हो सकता है। एपिक्टेटस ने दिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यही मन की एक अवस्था है। और अगर एक पूर्व गुलाम ऐसी विषम परिस्थितियों में भी स्वतंत्रता पा सका, तो हमें अपनी रोजमर्रा की समस्याओं में इसे पाने से क्या रोक रहा है? पर जरा ठहरिए, राजाओं और गुलामों की उन सभी कहानियों के बाद जो मौत के सामने भी शांत रहे, आपके मन में एक वाजिब सवाल उठा होगा। क्या स्टोइक्स वे ही पत्थर दिल, भावहीन लोग नहीं होते जो अपनी सभी भावनाओं को दबाते हैं और रोबोट की तरह चलते हैं? यह स्टोइसिज्म के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है, और इसी वजह से कई लोग इसे गलत समझते हैं। आइए इस गलतफहमी को अभी दूर करते हैं। स्टोइक्स बेसुध या भावनाहीन होने को नहीं कहते, वे समझदार और विवेकपूर्ण होने की बात करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी भावनाएं आपकी जिंदगी के डैशबोर्ड पर लगी संकेत वाली बत्तियां हैं। गुस्सा, डर, उदासी, ये ऐसे ही नहीं जल उठते। वे आपको इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि क्या हो रहा है। एक आम इंसान जब गुस्से की बत्ती जलती है तो तुरंत एक्सीलरेटर दबा देता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन एक स्टोइक उस बत्ती को देखकर खुद से कहता है, ठीक है, शांत रहो। इस संकेत का कारण क्या है? क्या मेरी प्रतिक्रिया उचित है? क्या यह समस्या को हल करने में मेरी मदद करेगी या इसे और बदतर बनाएगी? लक्ष्य यह नहीं है कि डैशबोर्ड तोड़ दिया जाए और इन बत्तियों को देखा ही ना जाए। लक्ष्य एक अनुभवी ड्राइवर बनना है जो समझता है कि इन संकेतों का क्या मतलब है, और पहले आवेग के अनुसार अंधाधुंध प्रतिक्रिया देने के बजाय एक सोच समझकर फैसला लेता है। तो अपनी भावनाओं के ऐसे कुशल सारथी कैसे बने? स्टोइक दर्शन के अनुयायियों के पास मन को साधने के लिए व्यावहारिक अभ्यासों का एक पूरा संग्रह था, और उनमें से एक सबसे प्रसिद्ध लेकिन पहली नजर में सबसे भयावह लगने वाला तरीका है बुराइयों की पूर्व कल्पना, या जैसा कि हम आज कहेंगे, नकारात्मक विजुअलाइजेशन, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। सुनने में यह थोड़ा निराशाजनक लगता है ना? लेकिन असल में यह मानसिक शांति पाने का एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साधन है। यह ऐसे काम करता है, हर सुबह अपने दिन की शुरुआत से पहले कुछ मिनट निकालें और शांति से कल्पना करें कि क्या क्या गलत हो सकता है।
घबराए बिना, बस एक तथ्य के रूप में। कल्पना करें कि आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए देर हो सकते हैं। आपका कंप्यूटर खराब हो सकता है। जिस व्यक्ति पर आप भरोसा कर रहे थे, वह आपको निराश कर सकता है। आप यह भी कल्पना कर सकते हैं कि आप कुछ और भी कीमती खो रहे हैं, अपनी नौकरी, अपना स्वास्थ्य या किसी प्रियजन को। यह सब क्यों करें? इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, आप संभावित मुश्किलों के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं, और यदि वे आती भी हैं, तो आपको अचंभित नहीं करेंगी। आपके पास पहले से ही एक योजना होगी और भावनात्मक झटका भी कमजोर पड़ेगा। और दूसरा, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसी पूर्व कल्पना के बाद जब आप अपनी आंखें खोलते हैं, तो आप देखते हैं कि यह सब अभी तक नहीं हुआ है। आपका कंप्यूटर काम कर रहा है, आपके प्रियजन आपके पास हैं, और आप उन चीजों को जो आपके पास हैं कहीं ज्यादा सराहना करने लगते हैं। यह तनाव के खिलाफ एक टीकाकरण है और आत्मसंतुष्टि के लिए एक शक्तिशाली औषधि है। यदि पिछला अभ्यास आपको थोड़ा मुश्किल लगा हो, तो अगला अभ्यास इसके विपरीत आपको हल्केपन और एक नए दृष्टिकोण का एहसास कराएगा। इसे ऊपर से नजारा कहते हैं। यह मूल रूप से एक निर्देशित ध्यान है, जिसका अभ्यास मार्क ऑनरेलियस भी साम्राज्य के शासन के बोझ से निपटने के लिए करते थे। इसे अभी अपने मन में कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप अपनी कुर्सी से उठकर ऊपर की ओर जा रहे हैं। आप अपना कमरा देखते हैं, फिर अपना घर, फिर अपना शहर। सब कुछ छोटा और छोटा होता जा रहा है। आप और ऊपर उठते हैं, अपने देश को नक्शे पर एक छोटे से टुकड़े की तरह देखते हैं, फिर पूरे ग्रह को एक छोटे से नीले सफेद गोले के रूप में, खामोश अंधेरे में। लेकिन रुकिए मत, और आगे उड़ते जाइए, चांद और मंगल से भी आगे, हमारे सौरमंडल की सीमाओं से भी परे, जब तक आकाशगंगा अरबों अन्य ऐसी ही आकाशगंगाओं के बीच एक चमकती हुई सर्पिल आकृति में न बदल जाए। और अब इस अकल्पनीय ऊंचाई से अपनी समस्या के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। उस बहस के बारे में जो आपको चैन नहीं लेने दे रही है, उस काम की चुनौती के बारे में जो आपको तनाव दे रही है। उनका क्या हुआ? वे गायब हो गईं। वे इतनी सूक्ष्म हो गई हैं कि वे अब दिखाई ही नहीं दे रही हैं। यह अभ्यास समस्याओं से भागने का तरीका नहीं है, बल्कि ये उन्हें उनके सही दायरे में देखने का एक तरीका है। यह तुरंत आपको आत्म केंद्रितता से मुक्त करता है और याद दिलाता है कि हमारी ज्यादातर चिंताएं एक विशाल ब्रह्मांड में, एक छोटे से ग्रह पर, एक गिलास पानी में तूफान जैसी है। ठीक है, हमने यह सीख लिया है कि हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है, और समस्याओं को ब्रह्मांड की ऊंचाई से देखना चाहिए। लेकिन आखिर ध्यान किस चीज पर दें? एक स्टोइक का मुख्य लक्ष्य क्या है? और यहीं पर हम एक और क्रांतिकारी विचार पर आते हैं, जो शायद थोड़ा पुराना लग सकता है। सद्गुण ही एकमात्र भलाई है। इसका क्या मतलब है? स्टोइक यह नहीं कहते थे कि गरीबी में जो या सफलता छोड़ दो। वे कहते थे, स्वास्थ्य, पैसा, अच्छी प्रतिष्ठा, ये सब बढ़िया चीजें हैं, लेकिन ये सब सिर्फ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम पसंद तो करते हैं, मगर ये हमारी मूलभूत भलाई के लिए जरूरी नहीं है। यानी जीवन नामक खेल में ये सिर्फ अच्छे बोनस हैं, मुख्य लक्ष्य नहीं। एकमात्र चीज जिसका वास्तविक बिना शर्त मूल्य है, वह है आपके चरित्र की गुणवत्ता, आपकी बुद्धिमत्ता, न्याय, साहस और संयम। ये सब कुछ कैसे बदल देता है? क्योंकि ये आपके आत्मसम्मान को ऐसी जगह ले जाता है जहां यह पूरी तरह आपके नियंत्रण में होता है। आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया, लेकिन आपने ईमानदारी से काम किया और अपनी पूरी जान लगा दी, तो स्टोइक की नजर में आप सफल रहे। आपकी अनुचित आलोचना हुई, लेकिन आपने संयम और गरिमा के साथ जवाब दिया। आप फिर से सफल रहे। यह आपको बाहरी परिणामों की निरंतर दौड़ से मुक्त करता है और आपको स्वयं प्रक्रिया में संतुष्टि खोजने की अनुमति देता है। यानी अभी और यहीं एक अच्छा इंसान बनने में अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिससे हम में से ज्यादातर लोग बचना चाहते हैं, मृत्यु। स्तोइक दर्शन में इसके लिए एक खास शब्द है, मेमेंटो मोरी। मेमेंटो मोरी, जिसका लैटिन में अर्थ है मृत्यु को याद रखो। नकारात्मक कल्पना की तरह
यह भी सुनने में काफी गंभीर या डरावना लग सकता है, लेकिन स्टोइक इसे उदासी का कारण नहीं, बल्कि प्रेरणा और स्पष्टता का सबसे शक्तिशाली स्रोत मानते थे। कल्पना कीजिए कि आपका हर दिन एक छोटा जीवन है और हर सुबह एक नया जन्म। इस बात की लगातार चेतना कि हमारा समय सीमित है, एक शक्तिशाली फिल्टर की तरह काम करती है। यह हमें हर उस चीज को छांट कर अलग करने में मदद करती है जो जरूरी नहीं है। शिकायतें, छोटी मोटी बहसें, टाल मटोल, लोगों की राय का डर, अस्तित्व की अंतिम सच्चाई के सामने ये सब तुरंत अपनी अहमियत खो देते हैं। मेमेंटो मोरी का मतलब यह नहीं है कि आप बैठकर उदास हों। ये कार्रवाई करने का एक आह्वान है। ये एक सवाल है जो हमें हर दिन खुद से पूछना चाहिए। अगर आज मेरा आखिरी दिन होता, तो क्या मैं वही करता जो मैंने आज के लिए तय किया है? और अगर नहीं का जवाब अक्सर सुनाई देता है, तो इसका मतलब है कि बदलाव का समय आ गया है। ये अभ्यास हमें महत्वपूर्ण बातों को टालने से रोकता है, सपनों के लिए जोखिम लेने से डरने नहीं देता और अपनों के साथ बिताए हर पल की कद्र करना सिखाता है। तो हमने सीख लिया है कि जिन चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं, उन्हें कैसे स्वीकार किया जाए। लेकिन क्या हो अगर कुछ सच में बहुत बुरा हो जाए? सिर्फ ट्रैफिक जाम नहीं, बल्कि कोई गंभीर समस्या, जैसे बीमारी, नौकरी छूटना या किसी का धोखा। इस पर स्टोइसिज्म एक क्रांतिकारी जवाब देता है, जो अमोर फाती या अपनी नियति से प्रेम के सूत्र में छिपा है। यह शायद स्टोइसिज्म का सबसे मुश्किल, लेकिन सबसे मुक्तिदायक विचार है। यह केवल परिस्थितियों से समझौता करना या उन्हें बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि उन्हें अपनाना और यहां तक कि उनसे प्रेम करना सिखाता है। क्यों? क्योंकि जो कुछ हो चुका है, उस हकीकत से लड़ना सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी है। ये बारिश को रोकने के लिए उस पर चिल्लाने जैसा है। अमोर फाती निष्क्रिय आत्मसमर्पण नहीं है, यह एक सक्रिय स्वीकृति है। इसका मतलब खुद से कहना है, ठीक है, ये हो गया। मैं अतीत को बदल नहीं सकता, लेकिन मैं इस सच्चाई को एक हकीकत के तौर पर, खेल के नए नियमों के तौर पर स्वीकार कर सकता हूं और उनके आधार पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता हूं। यह परिस्थितियों के शिकार को अपनी प्रतिक्रिया का निर्माता बनाता है। सेनेका ने कहा था कि आग सोने को परखती है और दुर्भाग्य मजबूत लोगों को। अमोर फाती किसी भी घटना में, यहां तक कि सबसे दुखद घटना में भी, उसे अभिशाप नहीं, बल्कि अपने बेहतरीन गुणों को प्रदर्शित करने का अवसर समझने का निर्णय है। अमोर फाती अमोर फाती का विचार हमें स्टोइक्स के एक ऐसे कथन की ओर सहजता से ले जाता है जिसे मार्कस ऑरेलियस बेहद पसंद करते थे, बाधा ही मार्ग है। आज की दुनिया में इस विचार को रायन हॉलिडे ने अपनी इसी शीर्षक वाली किताब के जरिए मशहूर किया है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई भी चुनौती, कोई भी बाधा या कोई भी मुश्किल जिसका हम सामना करते हैं, वह हमारे रास्ते में रुकावट नहीं है, बल्कि वह रास्ता खुद ही है। जरा सोचिए, आप जिम में कसरत कर रहे हैं। क्या आप शिकायत करते हैं कि वेट भारी है? नहीं, उस वेट का भारीपन ही तो है जो आपको ताकतवर बनाता है। ठीक इसी तरह जीवन में भी एक मुश्किल ग्राहक सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि आपके धैर्य और बातचीत के कौशल को निखारने का अवसर है। किसी प्रोजेक्ट में अचानक हुई गलती कोई आपदा नहीं, बल्कि अलग अलग तरह की समस्याओं को हल करना सीखने और ज्यादा चौकस बनने का मौका है। जब आप दुनिया को इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं, तो आपकी पूरी हकीकत बदल जाती है। तब समस्याएं तनाव का कारण नहीं रहती, बल्कि आपके विकास का स्रोत बन जाती है। हर बाधा एक सीढ़ी बन जाती है जो आपको और ऊंचाई पर ले जाती है। और आप सिर्फ मुश्किलों का सामना ही नहीं करते, बल्कि उन्हें खोजने भी लगते हैं, ये समझते हुए कि यही वो चीजें हैं जो आपको बेहतर, समझदार और ज्यादा मजबूत बनाती है। ठीक है, हमने कई शक्तिशाली विचारों पर बात की है, जैसे किस चीज पर हमारा नियंत्रण है और किस पर नहीं, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना, भाग्य को स्वीकारना और बाधाओं को ही अपना रास्ता बनाना। पर ये सब बस किताबी बातें न रह जाए, रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारे? आखिर बिना अमल के दर्शन तो बस खूबसूरत शब्द है, और स्टोइक दार्शनिकों के पास इसका एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट जवाब था।
डायरी लिखना। पर यह वैसी डायरी नहीं थी जिसमें आप सिर्फ दिन भर की घटनाएं वो लिखते हैं। ये एक खास स्टोइक डायरी थी जो दिमागी को प्रशिक्षित करने के एक औजार की तरह काम करती थी। सुबह एक स्टोइक कुछ पल निकालकर आने वाले दिन की तैयारी करता था। वो खुद से सवाल पूछता था, आज मुझे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, किन अप्रिय लोगों से मुझे शायद निपटना पड़े। मैं स्टोइक सिद्धांतों का उपयोग करके इन पर समझदारी और शांति से कैसे प्रतिक्रिया दे सकता हूं। ये एक तरह से दिन भर का मानसिक पूर्वाभ्यास था। और शाम को सोने से पहले वो फिर से अपनी डायरी खोलता था ताकि बीते हुए दिन का विश्लेषण कर सके। वो खुद से पूछता था, मैंने आज क्या अच्छा किया, कहाँ मुझसे गलती हुई, मैं कहाँ गुस्से या डर के आगे झुक गया, मैं क्या बेहतर कर सकता था। ये आत्मपीड़न नहीं था, बल्कि ये एक ईमानदार और रचनात्मक आत्म मूल्यांकन था। ठीक वैसे जैसे एक खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग के बाद करता है। ये एक ऐसी सरल आदत है जिसे अपनाने में रोज बस 10-15 मिनट लगते हैं। ये हमें अपने अंदरूनी कंपास को लगातार सही दिशा में रखने में मदद करती है और दर्शन को सिर्फ किताबी ज्ञान से निकालकर एक वास्तविक जीवन कौशल बना देती है। स्टोइक दर्शन का अध्ययन करते समय सबसे हैरान करने वाली बात यह एहसास होता है कि जिस व्यक्ति ने आंतरिक स्वतंत्रता के विचार को सबसे बेहतरीन तरीके से गढ़ा, वह खुद एक गुलाम था। एपेक्टेट लंगड़े थे और एक क्रूर मालिक के अधीन थे, जिन्होंने किंवदंती के अनुसार उनकी टांग तोड़ दी थी। लेकिन एपेक्टेट कहते थे कि सच्चा मालिक वही है जो अपने मन का स्वामी हो। उनके शरीर को जंजीरों में जकड़ा जा सकता था, लेकिन उनके निर्णय, उनकी पसंद और उनकी इच्छा शक्ति हमेशा स्वतंत्र रही। वहीं दूसरी ओर उनका मालिक, जिसके पास हर तरह की शक्ति थी, अपने क्रोध, अपने भय और अपनी इच्छाओं का गुलाम था। क्या गजब का विरोधाभास है ना? एक ऐसा दर्शन जो एक गुलाम को उसके मालिक से भी ज्यादा आजाद बनाता है। स्टोइकवाद का मतलब पत्थर का चेहरा बनाए रखना या अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है। यह मन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है जो किसी भी परिस्थिति में शांत और स्पष्ट रहने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि हम क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं, इसके बीच फर्क कैसे करें और हर बाधा में अवसर कैसे खोजें। यह आंतरिक शक्ति और वास्तविक स्वतंत्रता का मार्ग है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये विचार उपयोगी लगे हों, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए वीडियो मिस न करें। अब मेरा आपसे एक सवाल है, स्टोइकवाद का कौन सा सिद्धांत आपको अभी अपनी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।